हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस कहानी के लेखक हैं मानस और आकाश वाबले। भय एक ऐसा भाव है जो हर किसी के मन में होता है। किसी को डर नहीं लगता तो कोई डरपोक होते हैं। यही डर जब दिमाग पर हावी हो जाता है तो इसके परिणाम दिल दहला देने वाले होते हैं। गांव का चौराहा, जहां गांव का मुखिया, पहलवान और दो लोग बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक हरी भागते हुए मुखिया के पास आता है। मुखिया जी, अच्छा हुआ आप यही मिल गए। मैं अभी आपके पास ही आ रहा था। अरे हरी, पहले सांस तो ले। तू इतना भागा भागा कहां से आ रहा है और क्या बात है? कहीं भूत वूत देख लिया क्या? भूत नहीं, लाश। क्या लाश? किसकी? वो पुराने कुएं के पास वाला मगन, उसकी। वो शराबी मगन जिसके आगे पीछे कोई नहीं? हाँ, जंगल के पास पड़ा मिला। मैंने देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ा है। जंगल के पास? इतनी रात गए वह जंगल के पास क्या कर रहा था? जंगली जानवर के निशान है क्या? मुझे तो नहीं दिखे, पर शराब की बदबू बहुत आ रही थी। अरे, ज्यादा दारू पीने पर भी शरीर ठंडा पड़ता है। हम एक काम करते हैं, वहां चलते हैं, देखते हैं कि वह जिंदा है भी या नहीं। हाँ ठीक है, चलो। तभी वो दोनों आदमी में से एक सुखिया बोलता है, आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। ये सुखिया तो है ही डरपोक। लाश के नाम सुनते ही इसकी हवा निकल गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? तुम क्यों नहीं आना चाहते? मुखिया जी, वो कुछ नहीं मुखिया जी, ये सुखिया डरपोक है, ये नहीं आने वाला। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। तो फिर चलो हमारे साथ। हाँ, ठीक है, चलो। ना चाहते हुए भी सुखिया मान गया। सब लोग एक रास्ते से जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल जाने वाला रास्ता काफी सुनसान था। अमावस्या का काला अंधेरा, गहरा सन्नाटा और बीच बीच में आती हुई जंगल जानवरों की आवाज, ये सब मंजर सुखिया के मन में और डर भर रहा था। सुखिया धीरे धीरे सहमे हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ देर बाद सभी लाश के पास पहुंच जाते हैं। मुखिया मगन की नब्ज और सांस देखते हैं। अरे, ये तो सच में मर गया है। पर कैसे मुखिया जी? अरे, शराब की वजह से। वैद्य जी ने कई बार इसे शराब पीने से मना किया था, पर ये शराबी सुने तो ना। हाँ, मुझे भी यही लगता है। शरीर पे ना तो किसी तरह के घाव हैं, ना ही जंगली जानवरों के हमले के निशान। तो अब हम क्या करें मुखिया जी? मैं और भीकू जाकर अंतिम विदाई की तैयारी करते हैं। तब तक तुम, पहलवान और सुखिया यहीं रुको और लाश की रखवाली करो। देखना कोई जंगली जानवर लाश को नुकसान नहीं पहुंचाए। क्या मैं भी यहाँ रुकूं? मैं आपके साथ चलता हूँ मुखिया जी। देखो, मैंने कहा था ना, ये सुखिया डरपोक है। मेरा मतलब, इतने लोगों का यहाँ क्या काम? अरे सुखिया, भीकू को अंतिम विदाई का शास्त्र पता है, इसलिए उसे लेकर जा रहा हूँ। और मान लो अगर कोई जंगली जानवर आता है तो 2 से भले 3 होंगे ना। हाँ, और वैसे भी ये पहलवान तो है ना हमारे साथ, तो डर कैसा? डर नहीं, पर कुछ नहीं। आप जाइए मुखिया जी, अंतिम विदाई की तैयारी कीजिए, हम रुकते हैं यहाँ। ठीक है, अंतिम विदाई तो कल सवेरे ही होगी, तब तक इसका ध्यान रखो। गांव में पहुंचते ही मैं कुछ गांव वालों को यहाँ भेज दूंगा। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चले जाते हैं। पहलवान, हरी और सुखिया लाश के पास बैठे हुए होते हैं। सुखिया पहलवान और हरी के बीच में बैठा होता है। अरे सुखिया, डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं कहाँ डर रहा हूँ? वैसी बात नहीं है सुखिया, पर हम तुझे बता रहे हैं, यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं। तभी सुखिया पहलवान की तरफ देखता है और पहलवान हरिया के सामने एक कद्दू लाया, जिसकी पहलवान ने डरावनी आंखें और मुंह बनाया था। सुखिया, ये तो सिर्फ एक कद्दू है,
क्या सुखिया, तुम भी एक कद्दू से डर गए? पहलवान, ये क्या मजाक का वक्त है? अब तुम्हारे साथ मजाक ना करूं तो फिर क्या इस लाश के साथ करूं? ऐसे ही बातों बातों में कुछ वक्त बीतता है। पहलवान उबासी देते हुए, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ, मैं तो आज जल्दी उठ गया था, इसलिए अभी बहुत नींद आ रही है। एक काम करते हैं, हम तीनों लाश के 3 दिशाओं में सो जाते हैं। जंगली जानवर आ भी गया तो किसी को तो पता चलेगा। हाँ, और कुछ देर में गांव वाले भी आ जाएंगे, वो हमें जगा देंगे। अब जैसे तय हुआ वैसे तीनों लाश की 3 अलग अलग दिशाओं में सो गए। सब सो गए, पर सुखिया को नींद नहीं आ रही थी। जंगल का सन्नाटा, काला घना अंधेरा और पास ही पड़ी हुई लाश, इससे सुखिया का डर और बढ़ रहा था। चारों तरफ धीमी और ठंडी हवाएं चल रही थी। जहां नजर जाए वहां अंधेरा और बीच बीच में आती हुई जंगली जानवरों की आवाज। तभी सुखिया ने करवट बदली तो देखा कि झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है। अगर अभी मैंने इन दोनों को जगाया और वहां कुछ भी नहीं हुआ तो दोनों मिलकर मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। सुखिया उठ खड़ा हुआ। उसने पास ही पड़ी एक लकड़ी ली और धीरे धीरे झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने झाड़ियां हटाई तो देखा कि भूतिया कद्दू की आंखें चमक रही है। ये देखकर उसकी सांसें तेज हो गई, बदन से पसीना निकलने लगा और वह जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद वहां गांव वाले आ गए और उन्होंने पहलवान और हरी को जगाया। सुखिया लाश के पास नहीं था। सभी सुखिया को ढूंढने लगे। तभी एक गांव वाले ने देखा कि सुखिया झाड़ियों में पड़ा है। उसने बाकी गांव वालों को भी बुलाया। एक गांव वाला उसे जगाने गया तो उसने देखा कि उसका शरीर ठंडा पड़ा है। पहलवान ने उसकी नब्ज देखी तो सुखिया मर चुका था। पहलवान और हरी को जो हुआ उसकी भनक तक नहीं लगी थी। गांव वाले दोनों की लाश को लेकर गांव वापस चले गए और सुखिया के मौत का राज ही बन गया। तभी उस कद्दू से एक खरगोश बाहर आता है और जंगल में भाग जाता है। आपको क्या लगता है सुखिया की मौत कैसे हुई होगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सिडनी में पुराने चर्च से लगा हुआ कब्रिस्तान था। चर्च पुराना होने के कारण ज्यादा लोग नहीं आते थे, मगर फिर भी प्रीस्ट और कुछ नन वहां पर चर्च में प्रेयर करने के साथ साथ चर्च से लगे हुए अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में भी सेवा देते थे। शहर से कुछ लोग आकर अक्सर वहां पर डोनेशन दिया करते। चर्च का पूरा खर्चा आसानी से निकल जाता था। एक बार कुछ लोग एक कॉफिन लेकर वहां पहुंचे और प्रीस्ट को ढूंढते हुए चर्च के अंदर पहुंच गए। फादर, हमें एक नन का फ्यूनरल इस चर्च के पीछे वाली कब्रिस्तान में करना है। पीछे वाली कब्रिस्तान में फ्यूनरल करना है? बट माय चाइल्ड, वो कब्रिस्तान तो बहुत दिनों से बंद है। अब तो वहाँ किसी का फ्यूनरल नहीं होता। मरने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि आपके चर्च की ही नन है, जो वर्षों पहले यहाँ रहा करती थी। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनका फ्यूनरल इसी कब्रिस्तान में हो। हमारे चर्च की नन? मगर कौन? सिस्टर रोजी। आई नो फादर, सिस्टर रोजी को आपने उसके ब्लैक मैजिक करने की आदत के कारण इस मोनेस्ट्री से बाहर निकाल दिया था। यहाँ से जाने के बाद भी उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ, मगर जीवन के अंतिम क्षणों में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और सबसे माफी मांगते हुए उसने खुद को गॉड को समर्पित कर दिया। आपसे माफी नहीं मांग सकी थी, इसलिए उसकी अंतिम इच्छा थी कि आप ही उसका फ्यूनरल करवाएं। फादर उस व्यक्ति की सारी बातें सुन रहे थे, मगर ना जाने क्यों उस व्यक्ति के पास से उन्हें पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही थी। व्यक्ति की आंखें एकदम सफेद और हाथ पैर थोड़े से कड़क थे। सर पर चोट का निशान था जिससे बहता हुआ खून सूख चुका था। चेहरा इतना भाव शून्य था कि मानो उसमें जान ही ना हो। चलते समय भी वो व्यक्ति बिना अपने पैर मोड़े चल रहा था। आम इंसान के लिए इस तरह चल पाना थोड़ा नामुमकिन है। फादर उसके बारे में और कुछ सोच पाते उसके पहले ही वहां पर खड़ी दूसरी नन जो ये सारी बातें सुन रही थी, वह फादर के पास आई और बोली, फादर, क्या सोच रहे हैं आप? माफी मांगकर अपने गुनाहों का कन्फेशन करने पर तो
गॉड भी सबको माफ कर देता है। आप भी सिस्टर रोजी को माफ कर दीजिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कीजिए। नन की बातें मानकर फादर रोजी के कॉफिन की ओर बढ़ने लगे। उस व्यक्ति की सफेद आंखें अचानक से लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अचानक उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे की ओर मुड़ गई। वहां पर एक काली बिल्ली रो रही थी। फादर के हाथों में होली वाटर और बाइबल थी। फादर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक काली बिल्ली उनके ऊपर कूदी और उनके हाथ से बाइबल और होली वाटर गिर गया। अपने ऊपर हुए बिल्ली के अचानक हमले से फादर थोड़े से हैरान थे। उन्होंने ध्यान से बिल्ली की ओर देखा तो बिल्ली की आंखें लाल थी। उन्हें अचानक से याद आया कि ये बिल्ली तो हमेशा सिस्टर रोजी के आसपास रहती थी। आज उनके कॉफिन के साथ ये भी वहां आ गई। मगर इस तरह मुझ पर हमला करने का क्या कारण हो सकता है? उन्होंने पास खड़ी हुई नन को दोबारा होली वाटर लाने के लिए भेजा और खुद नन रोजी के कॉफिन के पास आ गए। नन की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने जैसे ही कॉफिन खोला, उसमें से ढेर सारी चमगादड़ उड़कर बाहर निकल गई। कॉफिन खाली था। यह देखकर फादर पीछे हो गए और उस व्यक्ति की ओर देखने लगे जो कॉफिन लेकर आया था। वह व्यक्ति दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी नन हॉली वाटर लेकर फादर के पास आई। वी डोंट नीड हॉली वाटर बिकॉज नो वन इन द कॉफिन। नन हैरानी से फादर की ओर देखने लगी और बोली, फादर, ये क्या कह रहे हैं आप? कॉफिन में नन रोजी की बॉडी है तो? नन के कहने पर जैसे ही फादर ने कॉफिन में देखा, वहां पर नन रोजी की बॉडी थी। फादर को लगा शायद कुछ देर पहले जो उन्होंने देखा वो उनके मन का वहम होगा। वे उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर करने लगे। उनकी प्रेयर खत्म हो गई और उन्होंने अपनी माला को अपनी आंखों से लगाया और आंखें खोली। वैसे ही नन रोजी की भी आंखें खुल गई। यह देखकर फादर अपनी जगह से पीछे हट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। ये सब क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह पहले कभी किसी फ्यूनरल में नहीं हुआ। नन रोजी ने अभी अपनी आंखें खोली थी, मगर मरे हुए इंसान में कैसे मूवमेंट हो सकती है? नन जो फादर के पास खड़ी थी वो बोली, मोमेंट? कैसा मोमेंट फादर? मैं भी तो यहीं खड़ी हूँ। मैंने तो कोई मोमेंट नहीं देखा। शायद आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आपको वहम हो रहा है। नो, आई एम श्योर माई चाइल्ड। मैंने अभी बॉडी की आईज ओपन होते हुए देखी थी। इट्स क्वाइट पॉसिबल फादर। नन के समझाने पर फादर ने पूरी फ्यूनरल की रस्में अदा की और सिस्टर रोजी के कॉफिन को कब्रिस्तान में दफना दिया। जैसे ही उनका अंतिम संस्कार हुआ, आसमान में तेज बिजली चमक रही थी और वो काली बिल्ली थोड़ी सी दूर पर बैठे रो रही थी। फादर ने ऊपर आसमान की ओर देखा और प्रार्थना के कुछ शब्द बुदबुदाए, मानो उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो। नन का फ्यूनरल होते होते शाम हो गई थी। फादर वहां से आने के बाद कुछ देर अपने कमरे में बाइबल पढ़ते रहे। फिर अचानक उठकर चर्च के पास बने ऑर्फनेज में चले गए। ऑर्फनेज के ग्राउंड में कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। फादर को देखकर सभी उनके पास आकर खड़े हो गए, मगर एक बच्चा दूर ही बैठा था। वो लगातार बैठे बैठे अपने सर और पैर को जोरों से हिला रहा था। कैसा है तुम बच्चा लोग? डिनर हुआ या नहीं? डिनर तो हो गया, अब स्टोरी की बारी है। आज मेरी बारी है। मुझे जादुई परी की कहानी सुननी है फादर। उनकी प्यारी बातें सुनकर फादर अपने दिन भर की सारी टेंशन भूल गए और सारे बच्चों को लेकर उन्हें परी की कहानी सुना रहे थे। तभी उनकी निगाह उस बच्चे पर पड़ी जो अलग बैठा था। वो अभी भी लगातार अपना सर और पैर जोरों से हिला रहा था। काली बिल्ली जो सुबह से सिस्टर रोजी के कॉफिन के साथ आई थी, वो वहीं पर बैठी थी। उस बिल्ली को देखकर फादर परेशान हो गए और उस बच्चे के पास आकर उसका सर हिलने से रोकने के लिए उसके सर पर हाथ रखा तो उन्हें जोर का झटका लगा। वह दूर हट गए। उस बच्चे की आंखें भी बिल्ली की तरह लाल थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह भारी आवाज में बोला, क्या हुआ फादर? पीछे क्यों हट गए? आओ, मेरे करीब आओ। फादर समझ गए कि इस बच्चे के साथ कुछ तो बुरा हुआ है। उन्होंने कुछ प्रार्थना की और उस बच्चे के ऊपर फूंक मारी तो वह बच्चा नॉर्मल हो गया और अब प्यार से मुस्कुराते हुए फादर की ओर देख रहा था। वह बिल्ली गुर्राते हुए वहां से चली गई। फादर अब समझ चुके थे कि सुबह से जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे नन रोजी का ही हाथ है। मगर वो तो मर चुकी है, क्या मरने के बाद भी वो यहाँ मौजूद है? सोचते हुए फादर चर्च में चले गए और प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद एक नन भागते हुए उनके पास आई
और उनके कान में कुछ कहा और नन के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगे। दोनों चलते चलते कब्रिस्तान में पहुंच गए, जहां शाम को नन रोजी को दफनाया गया था। नन की कब्र खुदी हुई थी और कॉफिन में से लाश गायब थी। ये कैसे हो सकता है? कब्रिस्तान के अंदर से लाश कहाँ गायब हो गई? मुझे आज जब से नन रोजी की लाश आई थी तब से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सबसे पहले किसने देखा? चौकीदार को कब्रिस्तान के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जिसे देखने के लिए वो कब्रिस्तान के अंदर आया तो उसी ने सबसे पहले कॉफिन में से गायब लाश को देखा था। फादर कुछ सोच रहे थे कि पेड़ पर से उनके ऊपर कुछ खून की बूंद टपकी। उन्होंने गर्दन ऊपर करके देखा तो वहां पर नन रोजी अपनी बिल्ली को खा रही थी। ये नजारा देखकर दूसरी नन की चीख निकल गई। रोजी ने जैसे ही उन नन की चीख सुनी, वह पेड़ से कूदकर उन लोगों के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, हाथ और मुंह पर खून लगा हुआ था, आंखों की जगह काले गड्ढे थे। रोजी का भयानक रूप देखकर नन वहां से जाने लगी तो उसके पैर जम चुके थे। वो अपना पैर आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। रोजी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने डरते हुए फादर की ओर देखा तो फादर ने कुछ मंत्र का जाप करके रोजी की मुंह पर मारी तो उसका कोई भी असर उसे नहीं हुआ। वह मुस्कुराकर भारी आवाज में बोलने लगी, अब मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ, गॉड से भी शक्तिशाली। तुम्हारी मंत्र शक्तियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुमने मुझे काला जादू करने के कारण इस मोनेस्ट्री से बाहर निकाल दिया था, मगर तुम्हें पता नहीं है, काले जादू से इंसान गॉड से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। मुझे ही देख लो, मैं अमर हो चुकी हूँ, अमर। अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। फादर कुछ बोलते उसके पहले ही वो काली बिल्ली नन रोजी के पैरों में आकर लिपट गई। फादर हैरान थे कि अभी थोड़ी देर पहले तो ये बिल्ली मर चुकी थी और रोजी इसे खा रही थी। अब ये अचानक से कहां सामने आ गई। वह व्यक्ति भी अब खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, जो नन रोजी की बॉडी लेकर आया था। रोजी, तुम पहले भी गलत थी और आज भी गलत हो। गॉड से ताकतवर कोई नहीं, हम सब उसकी संतान है और वो हमारा फादर है। उसकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मैं भी पहले यही समझती थी, इसीलिए नन बनने के लिए आई थी, मगर शैतान से बढ़कर कोई नहीं। आज तुम लोगों को मुझसे गॉड भी नहीं बचा सकता। नन की बॉडी धीरे धीरे फादर की ओर बढ़ रही थी। पास खड़ी बिल्ली जोरों से रोने लगी। दूसरे व्यक्ति ने फादर के पास खड़ी नन पर हमला किया। फादर ने अपने गले का क्रॉस निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। क्रॉस को देखकर वो धीरे धीरे पीछे हो गया। नन को कुछ देर तक सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वो कुछ नॉर्मल ही हुई थी कि अचानक एक हाथ पीछे से आया और नन का पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए ले गया। फादर, फादर बचाओ मुझे, फादर। फादर ने मुड़कर देखा तो वो हाथ नन को घसीटते हुए कॉफिन के अंदर ले गया। रोजी, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके मुझे डरा दोगी? मरकर भी काले जादू के कारण तुम इस दुनिया में भटक रही हो। आज की रात इस दुनिया में तुम्हारी आखिरी रात होगी। उसके बाद तुम शांति से इस दुनिया से चली जाओगी। मुझे भेज दो, इतनी तुम्हारी ताकत नहीं। कहते हुए रोजी ने अपने हाथ के इशारे से फादर को हवा में उछाल दिया। चारों ओर जोर से बिजली चमक रही थी। कब्रिस्तान की सारी आत्माएं जाग उठी थी। हर कब्र से साए बाहर निकल रहे थे। मैंने इस कब्रिस्तान में बहुत साधना की है। ये सब लोग मेरे गुलाम हैं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रोजी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। ये तुम्हारे गुलाम नहीं बल्कि गॉड के भेजे हुए बंदे हैं। रोजी ने पीछे मुड़कर उन लोगों की ओर देखा तो वे सब लोग रोजी को घेर कर खड़े थे। रोजी का जादू टूट गया और फादर जमीन पर आ गए। फादर के साथ साथ सभी साए एक साथ प्रार्थना करने लगे और रोजी की ओर बढ़ने लगे। रोजी डर कर पीछे हट रही थी। तभी वो दूसरी नन भी कब्र से बाहर आ गई। रोजी की कब्र खाली थी। जैसे ही रोजी अपनी कब्र में वापस चली गई, फादर और दूसरे सायों ने मिलकर कब्र को दोबारा से बंद कर दिया। फादर ने अपने गले का क्रॉस निकालकर उस कब्र पर रख दिया और कहा, अब तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। ये सारे देवदूत तुम्हारी पहरेदारी करेंगे।
नन रोजी को दोबारा कब्रिस्तान में कैद करने के बावजूद भी फादर को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह सीधे चर्च में गए और प्रेयर करने लग गए। दूसरी नन जो सुबह से लेकर अभी तक उनके साथ थी, उन्हें इस तरह परेशान देखकर वो बोली, फादर क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। माना आज का दिन अच्छा नहीं था, मगर अब तो सब कुछ अच्छा हो गया है। नहीं, अभी भी कुछ अच्छा नहीं है। क्रॉस के जरिए मैंने उसकी सीमा कब्रिस्तान तक तय कर दी है, मगर उसे पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाया हूँ। वो कब्रिस्तान में कैद है, इस मोनेस्ट्री में नहीं आ सकती है, मगर उसकी मुक्ति के लिए मुझे कुछ तो करना होगा, वरना हम लोग भी इस मोनेस्ट्री में नहीं रह पाएंगे। हम लोगों को मोनेस्ट्री छोड़नी पड़ेगी? इसका मतलब तो ये हुआ कि काला जादू करने वाले लोग गॉड से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। नो माई चाइल्ड, गॉड से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। गॉड इज आवर फादर। वे इन काली शक्तियों से ऊपर है। तुम जाकर आराम करो, मैं जल्द ही कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। नन अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। फादर चर्च में ही प्रार्थना कर रहे थे। कुछ दिन शांति से निकली, मगर एक दिन कब्रिस्तान का चौकीदार भागता हुआ आया और फादर के पास आकर बोला, फादर, आज रात गजब हो गया। मैं रोज की तरह कब्रिस्तान के अंदर सफाई करने गया था, मगर कब्रिस्तान के अंदर कुछ मरे हुए पंछी मिले हैं। सबसे बड़ी बात, सारे पंछी के शरीर सूखे हुए हैं, मानो उनके अंदर खून की एक बूंद भी ना हो। नन रोजी की कब्र के करीब कोई गया था क्या? तुमसे कहा था ना कब्रिस्तान में कोई ना जाने पाए। फादर की बात सुनकर चौकीदार की गर्दन नीचे झुक गई और वो बोला, फादर, कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। तब हमारे ऑफनेज के कुछ बच्चे कब्रिस्तान से बाहर आ रहे थे। मैंने उन्हें रोककर पूछा तो उन्होंने कहा उनकी बॉल अंदर चली गई थी, वही लेने गए थे। मैंने उनसे कहा कि आज के बाद बिना इजाजत के कब्र के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तुम चलो, कब्रिस्तान के दरवाजे पर मेरा इंतजार करो, कोई और कब्रिस्तान के अंदर ना जाने पाए। फादर जैसे ही चर्च से बाहर निकले, तेज हवा आंधी चलने लगी और वो कब्रिस्तान की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। नन रोजी की आत्मा कब्रिस्तान में खड़े खड़े जोरों से हंस रही थी। अब ये कब्रिस्तान मेरा है, मेरी इजाजत के बिना कोई भी इस कब्रिस्तान में नहीं आ सकता। फादर ने कुछ प्रार्थना की और कब्रिस्तान की ओर हॉली वाटर छिड़क दिया, मगर उस हॉली वाटर का भी नन रोजी की आत्मा पर कोई असर नहीं हुआ। वो और जोरों से हंसने लगी। फादर प्रार्थना करते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे थे, मगर उनके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मुश्किलों से वे थोड़ा आगे बढ़े तो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गए। रोजी ने अपने हाथों को घुमाकर उन्हें हवा में उठाया तो फादर हवा में लहरा रहे थे। फादर की चीख सुनकर सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। जो नन फादर के साथ थी वह बोली, फादर, ये सब क्या हो रहा है? रोजी आपसे भी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है? ये कुछ नहीं है, केवल आंखों का भ्रम है, मगर तुम लोग उसके बहकावे में मत आना। मेरा अंतिम समय आ चुका है। मुझे जाना होगा, मगर मुझे पता है तुम नन को मुक्ति दिला सकती हो। जब तक ये मुक्त ना हो जाए, कोई भी कब्रिस्तान की ओर ना जाए। कहते हुए फादर ने अंतिम सांस ले ली। फादर की डेथ के बाद नन ने उनका अंतिम संस्कार किया, मगर फादर की डेथ के बाद सभी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि नन रोजी कब्रिस्तान से तो बाहर नहीं आ सकती थी, मगर हर रात पूरी मोनेस्ट्री में उसका कहर बरपता था। कभी किसी जानवर की लाश होती तो कभी किसी ऑर्फनेज के किसी बच्चे की। पूरी मोनेस्ट्री में खौफ का माहौल था। एक दिन सभी लोग चर्च में प्रेयर कर रहे थे। प्रेयर करने के बाद ओल्ड एज होम के कुछ लोग बोलने लगे, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, एक न एक दिन गॉड के घर जाना है, मगर इस तरह शैतान के हाथों मरने से अच्छा है कि हम लोग कहीं और जाकर रहें। रोज सुबह उठकर किसी न किसी की मौत की खबर सुनने को मिलती है। इस तरह डर डर कर जीने से अच्छा है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। बात तो आप लोगों की सही है। फादर ने मरने के पहले कहा था यदि नन रोजी की आत्मा को रोका नहीं गया तो ये मोनेस्ट्री किसी के रहने लायक नहीं बचेगी। गॉड, अब आप ही कुछ रास्ता बताइए। फादर ने कहा था मैं नन रोजी की आत्मा को मुक्त कर सकती हूँ, मगर कैसे? अभी भी ये बड़ा सवाल है। शायद होली बाइबल में कुछ रास्ता हो। मुझे कुछ दिन का समय और दीजिए। इस तरह आप लोग ये मोनेस्ट्री छोड़कर चले जाएंगे तो लोगों का गॉड पर से विश्वास उठ जाएगा।
लोग सोचेंगे जो लोग मॉनेस्ट्री में गॉड के भरोसे थे, गॉड उनकी रक्षा नहीं कर पाए। आप यहाँ पर उनकी शरण में हैं, उन पर विश्वास कीजिए, वो आप लोगों की रक्षा करेंगे। नन के कहने पर सभी लोग मॉनेस्ट्री में रुकने को तैयार हो जाते हैं। नन सारी रात चर्च में ही कुछ सोचते हुए गुजार देती है। सुबह होने के पहले एक शख्स वहां पर आता है और उनसे फादर के बारे में पूछता है। आप कौन हैं और फादर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? व्यक्ति जो फादर से मिलने आया था, उसका चेहरा एक काले चोले से ढका हुआ था। अंधेरे में केवल उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे फादर जोसेफ ने भेजा है। नन रोजी कुछ दिनों पहले उनकी ही मॉनेस्ट्री में थी, मगर जैसे ही फादर को उनके काले जादू और शैतान की पूजा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे मॉनेस्ट्री से निकाल दिया। बाद में पता चला नन रोजी की डेथ हो गई है और उनका फ्यूनरल यहाँ कब्रिस्तान में किया गया है। फादर जानते हैं कि जो व्यक्ति काली पूजा कर कर मरता है उसकी मुक्ति आसानी से नहीं होती, इसलिए उन्होंने मुझे फादर के पास ये पवित्र जल लेकर भेजा है। जब तक ये पवित्र जल नन रोजी के कॉफिन में नहीं छिड़का जाएगा उनकी मुक्ति असंभव है। साथ ही उन्होंने ये क्रॉस दिया है, इसे भी उस कॉफिन के साथ दफनाना होगा, नहीं तो उनकी आत्मा सबको परेशान करती रहेगी। आपने आने में देर कर दी। फादर कुछ दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अभी इस मॉनेस्ट्री की देखभाल मैं कर रही हूँ। सच कहा आपने, नन रोजी की आत्मा ने आतंक मचाया हुआ है। सभी लोग ये मॉनेस्ट्री छोड़कर जाना चाहते हैं। फिर तो आपको ही ये कार्य करना होगा, मगर ये समझ लीजिए इस कार्य को करने में आपकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि नन रोजी की आत्मा इतनी आसानी से मुक्त नहीं होगी। आज सारी रात मैं गॉड से मदद की गुहार कर रही थी। देखो, उन्होंने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। अब जो कुछ भी होगा वो गॉड ने पहले से सोच रखा होगा। फादर ने भी कहा था रोजी की आत्मा को शांति मेरे हाथों ही मिलेगी। मैं इस मॉनेस्ट्री को उसके कहर से मुक्ति दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तो ठीक है, मैं भी इसमें आपका साथ दूंगा। कल पूर्णिमा है। रात को 12 बजे जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा तब हमें ये काम करना होगा। पूर्णिमा की रात चांद आसमान पर चमक रहा था। नन उस शख्स के साथ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वे अंदर आई, कब्रिस्तान का गेट अपने आप बंद हो गया। दोनों साधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहे थे। तभी नन के ऊपर काली बिल्ली ने झपटा मारा। उनके हाथ से वो होली वाटर और क्रॉस जमीन पर गिरने वाला था कि उस शख्स ने पकड़ लिया। संभल कर, अभी तो शुरुआत हुई है। रोजी की आत्मा हमें किसी भी हाल में उसकी मुक्ति कराने नहीं देगी। दोनों बातें कर रहे थे कि वो व्यक्ति जो नन रोजी की डेड बॉडी लेकर आया था वो उन लोगों के शरीर को खरोचने लगा। नन दर्द से चीख रही थी। वो शख्स एक चाकू निकाला और उस व्यक्ति की पीठ पर वार कर दिया। यह चाकू चांदी का था। चांदी के छूने मात्र से पिशाच जलकर राख हो जाते हैं। उसका शरीर जलने लगा। उस व्यक्ति को जलते हुए देख नन रोजी चीखती हुई उन लोगों के सामने आ गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक दिख रहा था। सफेद चेहरा, आंखों की जगह गड्ढे और उसके होठों का खून बहता हुआ नीचे तक आ रहा था। उसका ये भयानक चेहरा देख नन की चीख निकल गई। नन रोजी यदि कब्र से बाहर है तो इस समय उसका कॉफिन खुला होगा। यही सही वक्त है। हमें उस पर हॉली वाटर और क्रॉस डाल देना चाहिए। दोनों आगे बढ़ने लगे, मगर अचानक तेज आंधी चलने लगी और तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभी तो आसमान में चांद चमक रहा था, अब अचानक से बारिश कैसे? हम बस उस गॉड को याद करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। यह सब कुछ रोजी का छलावा है। व्यक्ति के कहने पर नन प्रेयर करने लगी और जैसे ही उनकी प्रेयर खत्म हुई बारिश और आंधी रुक चुकी थी, मगर तब तक कब्रिस्तान की बुरी आत्माएं जाग चुकी थी। सब लोग नन के आसपास इकट्ठा होकर शोर मचा रहे थे। वह शोर नन के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वह घुटनों के बल बैठकर अपने कानों को बंद करके बोली, बस करो, बस करो, मुझसे सहन नहीं हो रहा। नन रोजी अभी भी पेड़ से लटकी हुई थी। उन लोगों को देखकर जोर जोर से हंस रही थी। वह व्यक्ति नन के हाथ में से हॉली वाटर और क्रॉस लेकर आगे बढ़ने लगा। नन रोजी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उस व्यक्ति के शरीर को अपने हाथों से नोचने लगी। इतना दर्द होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की चीख नहीं निकली, ना ही शरीर से खून की एक बूंद।
यह नन के लिए आश्चर्य की बात थी। जब तक नन रोजी उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही थी, दूसरी नन ने जाकर कॉफिन खोला तो वहां पर नन रोजी की लाश की जगह ढेर सारे चमगादड़ उड़कर निकल गए। नन डर के कारण 2 कदम पीछे हो गई। उन्हें पीछे हटते देख वह व्यक्ति चिल्लाकर बोला, आप डर कर पीछे मत होइए, आपको आगे जाकर काम करना होगा। ये लीजिए हॉली वाटर और क्रॉस। कहते हुए उसने नन रोजी को धक्का दिया और आगे जाकर वो हॉली वाटर और क्रॉस नन के हाथों में दे दिया। प्रेयर करके जैसे ही नन ने हॉली वाटर कॉफिन पर डाला, नन रोजी की आत्मा चिल्लाने लगी और वो कॉफिन के अंदर घसीटते हुए वापस आ गई। नन ने कब्र के चारों ओर घूमते हुए हॉली वाटर डाला तो नन रोजी का शरीर निस्तेज हो गया और आत्मा शरीर से बाहर आकर जलने लगी। आत्मा की मुक्ति के बाद कॉफिन को वापस दफनाया गया और कब्र के अंदर वो क्रॉस रख दिया गया। आपकी मदद से नन रोजी की आत्मा को शांति मिल गई, मगर आप कौन हैं? अभी तक आपने अपना परिचय नहीं दिया। व्यक्ति मुस्कुराकर जाने लगा तो नन ने रोकने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ नन के हाथों में आ गया। यह देखकर वो डर गई। वह व्यक्ति पीछे की ओर मुड़ा तो उसका नकाब हटा चेहरा एकदम सफेद, आंखों की जगह गड्ढे, मानो उसे मरे हुए समय बीत गया हो। अपना हाथ नन के हाथों में से लेकर वह व्यक्ति कब्रिस्तान के कोने में बनी हुई एक कब्र में जाकर समा गया। वह कब्र फादर के पिताजी की थी। अपने बेटे की बनाई हुई मोनेस्ट्री को बचाने के लिए आज आप खुद आ गए। धन्य हैं आप। एलिवेटर का गेट खुलते ही सामने एक अजीब सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में से खून निकल रहा था, सर पर चोट का निशान और शरीर पर जगह जगह कट लगने के बाद सिला हुआ निशान था, मानो उसके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ हो। उसने एक नजर जॉन की ओर देखा तो डर के कारण उसने आंख बंद कर ली। वह एलिवेटर को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस कर रहा था, मगर जैसे ही वो महिला एलिवेटर में दाखिल हुई, एलिवेटर 10th फ्लोर की ओर जाने लगा। जब से कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाया, जॉन की दादी उसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और पब्लिक प्लेस में नहीं जाने देती, कारण जॉन वैसे ही अस्थमा का पेशेंट था और कोरोना के वायरस डायरेक्ट ब्रीदिंग सिस्टम पर ही असर करता है। इसी बीमारी के चलते जॉन की मॉम और डैड उन्हें छोड़कर जा चुके थे। अब घर में अकेला जॉन और उसकी दादी थी, जो उसके पापा के बिजनेस और घर के कामों के बीच उसे समय कम दे पाती थी। अपना इनहेलर यूज करते हुए जॉन अपने कमरे से बाहर निकला और अपनी दादी से बोला, हे कुलू, व्हाट्सअप? Nothing, beta. Just routine office work. What about your study? That's good, but today I am feeling very lonely. Can you come play with me? मैं अपने दोस्त की प्ले स्टेशन की सीडी लेकर आया हूँ। Sorry, beta. वीकेंड में खेलेंगे। जॉन मायूस हो गया। उसे अपनी मॉम की याद आने लगी, क्योंकि मॉम हर वक्त उसकी पढ़ाई में हेल्प करने के साथ साथ उसके साथ कई सारे गेम भी खेलती थी। वो गूगल पर अपने मॉम डैड के साथ कांटेक्ट करने के लिए कोई जरिया ढूंढने लगा। तभी उसकी निगाह यूट्यूब के एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी गेम द एलिवेटर पर पड़ी। बड़े ध्यान से उसने सारा वीडियो देखा। वह मन ही मन सोचने लगा कि एलिवेटर के जरिए दूसरी दुनिया तक पहुंचा जा सकता है, तब तो दूसरी दुनिया में उसे उसका खोया हुआ परिवार भी मिल जाएगा। गेम खेलने के पूरे रूल समझ लेने के बाद जॉन रात होने का इंतजार करने लगा, क्योंकि ये गेम रात 12 बजे के बाद ही खेला जा सकता था। 12 बजते ही उसने एक बार और गेम के रूल देखे, फिर मन ही मन सोचने लगा, हमारी बिल्डिंग तो केवल 9th फ्लोर की है, इसके लिए मुझे 10th फ्लोर की बिल्डिंग सर्च करनी होगी। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पर एलिवेटर में मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। काफी देर तक सोचने के बाद वो बड़े से मॉल के पास पहुंचा। मॉल पूरे 10th फ्लोर का था। मॉल के 5th फ्लोर पर मूवी खत्म हुई थी। सभी लोग निकल रहे थे। जॉन उसी भीड़ का सहारा लेकर मॉल के अंदर दाखिल हो गया। लोगों के जाने के बाद गार्ड्स ने मॉल के मेन गेट बंद कर दिए। अब बड़े से मॉल के अंदर जॉन अकेला था। वह धीरे धीरे लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। दिन में जो मॉल एकदम खूबसूरत और दिलचस्प नजर आता है, रात के अंधेरे में उतना ही भयावह और खामोश था। खिलौनों की शॉप पर रखे हुए खिलौने भी अंधेरे में डर का एहसास पैदा करा रहे थे। वह धीरे धीरे 5th फ्लोर की ओर बढ़ने लगा। डर के कारण उसका एक बार तो मन हुआ कि वो सब कुछ ना करे,
मगर फिर उसे अपने मॉम डैड की याद आई और 5th फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने लिफ्ट को कॉल किया। जैसे ही लिफ्ट वहां पहुंची, अजीब सी आवाज में लिफ्ट का दरवाजा खुला। उस वक्त मॉल में कोई नहीं था, तो लिफ्ट खाली ही थी। डरे मन से जॉन ने अपना पहला कदम लिफ्ट में रखा। उसके लिफ्ट में जाते ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। वह मन ही मन गेम के रूल याद कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद उसने कांपते हुए हाथों से 4th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जाते हुए 4th फ्लोर पर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने घना अंधेरा था। दरवाजा दोबारा बंद हो गया। फिर उसने कुछ देर खामोशी से खड़े रहने के बाद 2nd फ्लोर की बटन दबाई। एलिवेटर धीरे धीरे नीचे जा रहा था। 2nd फ्लोर पर भी सन्नाटा था। एक बार तो उसका मन हुआ कि ये गेम छोड़कर बाहर निकल जाए, मगर फिर अपने मम्मी पापा को याद कर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन तक पहुंचने के लिए उसे इस गेम को हर हाल में पूरा करना था। एलिवेटर का गेट बंद हो गया। उसने 6th फ्लोर की बटन दबाई। इस बार एलिवेटर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। 6th फ्लोर पर पहुंचने के बाद उसने जब बाहर झांक कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो डर कर एलिवेटर के एक कोने में खड़ा हो गया। घबराने के कारण उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने तुरंत अपना इनहेलर निकाला और उसे पंप किया। थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद उसने दोबारा 2nd फ्लोर की बटन दबाई। अब ये गेम शुरू हो चुका था। जैसे ही एलिवेटर 2nd फ्लोर पर पहुंचा, एलिवेटर का गेट नहीं खुला। अब एलिवेटर ऊपर की ओर जा रहा था। 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर। जैसे ही 5th फ्लोर आया, एलिवेटर रुक गया। साथ ही मानो जॉन की धड़कन भी रुक गई थी। गेम के रूल के हिसाब से 5th फ्लोर पर एक दूसरी दुनिया से आया हुआ व्यक्ति मिलता है। जॉन डर रहा था कि अब यहाँ पर क्या होगा। एलिवेटर का गेट खुलते ही सामने एक अजीब सी दिखने वाली महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में से खून निकल रहा था। सर पर चोट का निशान और शरीर पर जगह जगह कट लगने के बाद सिला हुआ निशान था, मानो उसके शरीर का पोस्टमार्टम हुआ हो। उसने एक नजर जॉन की ओर देखा तो डर के कारण उसने आंख बंद कर ली। वह एलिवेटर को ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने के लिए ग्राउंड फ्लोर की बटन प्रेस कर रहा था, मगर जैसे ही वो महिला एलिवेटर में दाखिल हुई, एलिवेटर 10th फ्लोर की ओर जाने लगा। एलिवेटर में जॉन और वो महिला दोनों ही थे। वो जॉन को देखकर मुस्कुरा रही थी। महिला भारी आवाज में जॉन से बोली, कहाँ जा रहे हो तुम? जॉन को पता था कि इस गेम के रूल के हिसाब से उस महिला के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना है, इसलिए वो खामोश खड़ा रहा। महिला उसकी और करीब आ गई। जॉन की धड़कन तेज होने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने दोबारा अपना इनहेलर यूज किया। क्यों? दूसरी दुनिया में जाने में डर नहीं लग रहा? किससे मिलने की इच्छा तुम्हें वहां पर लेकर जा रही है? जॉन अपनी आंखें बंद कर 10th फ्लोर के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही 10th फ्लोर आया, एलिवेटर का गेट खुला और वो महिला दूसरी दुनिया में दाखिल हो गई। मगर दूसरी दुनिया का नजारा देखकर जॉन की हिम्मत दूसरी दुनिया में जाने की नहीं हुई। जगह जगह जलती हुई आग, उड़ते हुए साए और खौफनाक चेहरे। दूसरी दुनिया बहुत ही डरावनी थी। वह एलिवेटर में खड़ा हुआ सोच रहा था कि अब आगे क्या करे। इस गेम को क्विट करना है या वापस ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर अपने घर लौट जाए। अपने माँ बाप के इतने करीब आकर उसे मिले बिना जॉन को बेवकूफी लग रहा था, मगर दूसरी दुनिया में वो अपने माता पिता को कैसे ढूंढेगा, ये भी एक बड़ा सवाल था। उसके दिल में बड़ी कश्मकश चल रही थी। उसके दिल की कश्मकश को देख महिला मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? मेरे साथ नहीं आओगे? वापस जाने के लिए तो तुम यहाँ तक नहीं आए हो। जॉन ने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि एक बार इस दुनिया में जाने के बाद यदि वापस लौटना है तो एलिवेटर का गेट बंद होने के पहले उसे वापस एलिवेटर में जाना होगा। क्या वो इतनी जल्दी अपने मॉम डैड को ढूंढ पाएगा? जॉन की कश्मकश को वो महिला और बढ़ा रही थी। आ जाओ, किस्मत वाले हो जो जीते जी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो। जॉन ने डरते हुए अपनी माँ को आवाज लगाई। मॉम, कहाँ है आप? देखो, मैं आपसे मिलने यहाँ आ गया हूँ। कोई आवाज नहीं आई, बल्कि कई साए उड़ते हुए एलिवेटर के करीब आ गए। एलिवेटर का गेट बंद हो रहा था। जॉन एलिवेटर में खड़े खड़े सोचने लगा, क्या करूं? जाऊं या ना जाऊं, या वापस यहीं से लौट जाऊं?
कुछ सेकंड सोचने के बाद जैसे ही एलिवेटर का गेट बंद होने वाला था, वो उसे हाथों से रोककर दूसरी दुनिया में दाखिल हो गया। उसके बाहर निकलते ही एलिवेटर का गेट बंद हो गया। जॉन वहीं पर अपने घुटने के बल बैठ गया और सोचने लगा, मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी? अब मैं यहाँ से कैसे जाऊंगा? उस लड़की से भी भयानक चेहरे के प्रेत अब जॉन के आसपास खड़े थे। सभी उसे डराने की कोशिश करने लग गई। वह भागकर एलिवेटर के पास पहुंचा और एलिवेटर को वापस कॉल करने की कोशिश की, मगर वो नाकामयाब रहा। बार बार वो एलिवेटर को कॉल कर रहा था और साए जोरों से हंस रहे थे। उसने अपना इनहेलर निकाला और अपनी सांस को नॉर्मल करने की कोशिश की। तभी उसके करीब एक साया आया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, अब तुम इसी दुनिया के मेहमान हो, यहां से नहीं जा सकते। घर पर दादी जॉन को ढूंढते हुए परेशान हो रही थी। अगले दिन जॉन की लाश मॉल के एलिवेटर में मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जॉन की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। श्रेया अंधेरे में एक कांच के सामने खड़ी थी। अचानक कांच में एक महिला की छवि उभरने लगी और उसके हाथों में उसे वजन लगने लगा। वह उस वजन को संभाल पाती उसके पहले ही एक जोरों की चीख उसके कानों में आई। उसे लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने अपने हाथ अपने कानों पर रख लिया, मगर ये क्या, उससे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रेया एक 18 साल की लड़की है। इसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो ये अपने मामा मामी के पास रहती थी। अपनी बहन की आखिरी निशानी समझकर मामा तो श्रेया से बहुत प्यार करते थे, मगर मामी श्रेया को परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती थी। मामा के सामने तो अच्छे बनने का नाटक करती, मगर उनके ऑफिस चले जाने के बाद वो श्रेया से घर के सारे काम कराती थी। उसे खाने पीने के लिए भी ठीक से नहीं देती थी। हमेशा घर का बचा हुआ ठंडा बासी खाना ही देती थी। उसके मामा यदि उसके लिए दूध लाने को कहते तो वो दूध में पानी मिलाकर दे देती थी। पता नहीं कब तुझसे पीछा छूटेगा। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई, अब हमारी छाती पर मूंग दल रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जब देखो खाने को चाहिए, मगर काम करने में मौत आती है। मामी मुझसे जितना हो पड़ता है उतना काम करती तो हूँ, उसके बावजूद भी आप मुझे हमेशा डांटती रहती हो। मामा के सामने तो इतनी भली बन जाती हो, मगर उनके जाते ही अपने असली रंग दिखा देती हो। बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी, अभी खबर लेती हूँ। कहते हुए उन्होंने श्रेया को बहुत मारा। श्रेया अकेले में बहुत देर तक रोती रही। भगवान, आपने मेरी किस्मत कितनी खराब लिखी है। क्या मुझे हमेशा जीवन भर ऐसे ही दुख मिलता रहेगा, या कभी कोई सुख भी मिलेगा? बचपन में माँ पापा चले गए, अब मुझे कोई प्यार भी नहीं करता। कॉलेज में मेरी कोई दोस्त नहीं है। मेरे जैसा बदनसीब तो कोई नहीं होगा। रोते हुए श्रेया सो गई। अगले दिन सुबह जब मामा ने उसे देखा तो मार के कारण उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। बेटा, ये क्या है? तेरा पूरा शरीर कितना सूजा है? किसी ने मारा क्या तुझे? कहते हुए वो मामी की ओर देखने लगे। नहीं मामा, मुझे किसी ने नहीं मारा। कल कॉलेज से लौटते समय एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसके कारण ये सूजन आ रही है। एक्सीडेंट? अरे कैसा एक्सीडेंट? तूने कुछ बताया नहीं। ऐसे ही छोटा सा एक्सीडेंट था। मामी जी ने दवाई दे दी और हल्दी का दूध पिला दिया था। इसके कारण जब तक आप ऑफिस से आए तब तक नींद आ गई। आप फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा बैठ, ब्रेकफास्ट कर ले। नहीं, अभी इच्छा नहीं है। कैंटीन में कुछ खा लूंगी। जरूरी लेक्चर है, मुझे लेट हो रहा है, चलती हूँ। घर से निकलकर श्रेया और ज्यादा उदास थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी वो किताबों के पन्ने पलट रही थी, मगर उसका मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। वो कोई कहानी की किताब ढूंढने के लिए उठी तो उसके हाथ एक किताब लगी जिसका नाम था पावर ऑफ ब्लैक मैजिक।
पावर ऑफ ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है क्या? काश कि ये सच हो। यदि ये सच होगा तो हो सकता है कि मेरी किस्मत बदल जाए। सोचते हुए श्रेया उस बुक को पढ़ने लगी। उसमें तरह तरह के ब्लैक मैजिक लिखे हुए थे। श्रेया सभी को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। हर तरह के ब्लैक मैजिक के लिए कोई ना कोई साधक की आवश्यकता थी, जो श्रेया के लिए हासिल करना मुश्किल का काम था। एक के बाद एक पन्ने पलट रही थी, तभी अचानक उसकी निगाह एक गेम पर गई। गेम जो पूरी तरह खौफनाक था, प्रेतात्मा को आपकी जिंदगी में ला सकता था। गेम का नाम था द बेबी ब्लो। इस गेम को स्टेप बाय स्टेप पढ़कर श्रेया सोचने लगी, ये गेम खेलने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आसानी से खेल सकती हूँ। यदि मैंने इस गेम को जीत लिया तो मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। गुड लक मेरा हो जाएगा। श्रेया लाइब्रेरियन की नजर बचाकर वो किताब अपने साथ अपने घर ले आई। रात को सबके सो जाने के बाद वो दोबारा उस किताब को खोलकर पढ़ने लगी। कई सालों पहले इस दुनिया के किसी कोने में डेजी ब्लू नाम की औरत रहा करती थी। उसे एक सैनिक से प्यार हो गया। कुछ समय बाद दोनों ने अपने प्यार को एक नाम दिया और शादी कर ली। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। डेजी एक बच्चे की माँ बनी, मगर कुछ समय के बाद उसकी किस्मत बदल गई। एक जंग की वजह से उसका पति सरहद पर चला गया। डेजी को अब तक अपने पति के साथ रहने की आदत हो गई थी। पति के चले जाने के बाद वो अकेली हो गई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो बच्चे का भी कुछ खास ध्यान नहीं रख पाती थी। बुरी बात तो तब हुई जब युद्ध के दौरान उसके पति की मृत्यु का समाचार उसके पास आया। उसके बाद तो वो और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी। लोगों के हिसाब से वो पागल हो गई थी। एक दिन अपने घर में उसकी नजर अपने परिवार की तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर देखकर वो जोरों से चिल्लाने लगी और उस तस्वीर को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। बच्चा शोर शराबे के कारण रोने लगा तो उसने उस कांच के टुकड़े से अपने बच्चे को मार दिया और फिर खुद भी कांच के टुकड़े से अपनी नस काटकर मर गई। तब से लेकर आज तक कांच के अंदर उसकी आत्मा कैद है। कोई भी शख्स कांच में देखकर बेबी को हाथ में लेने का पोज बनाकर आईने के सामने खड़ा होकर कहे, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। लगातार कहते रहें तो कांच में एक महिला का अक्स उभरता है और आपकी गोद में एक अनदेखा बच्चा आ जाता है। कांच में स्थित महिला उस बच्चे को आपसे छीनने की कोशिश करती है, मगर यदि आप उस महिला से डरे बिना यदि ये गेम जीत जाते हैं तो गुड लक हमेशा आपका होता है, मगर यदि हार जाते हैं तो मौत सुनिश्चित है। दोबारा से पूरी कहानी पढ़कर श्रेया बहुत दुविधा में थी कि क्या करे, ये गेम खेले या ना खेले। उसने बहुत हिम्मत करके अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर बाथरूम के मिरर के सामने खड़ी होकर 2 बार बोली, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। बोलते हुए श्रेया को पसीना आ रहा था। वो आगे नहीं बोल पाई और लाइट ऑन करके बाथरूम से बाहर आ गई। वह पूरे पसीने में भीग चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया तो उसे लगा उसके पीछे से कोई साया गुजरा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। श्रेया खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी और खुद से बोली, श्रेया, यू कैन डू दिस, यू हैव टू डू दिस। तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है या नहीं? खुद से बात करके खुद को हौसला देकर उसने अपने कमरे की लाइट दोबारा बंद की। श्रेया अंधेरे में एक मिरर के सामने खड़ी थी। उसने बेबी को गोद में उठाने का पोज बनाया और बार बार कहने लगी, बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो द थिंग शी डिड टू यू। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ। वो हार कर कमरे की लाइट चालू करने ही वाली थी कि अचानक कांच में एक महिला की छवि उभरने लगी और उसके हाथों में उसे वजन लगने लगा। उसे लगा एक छोटा बच्चा उसकी गोद में है। वो उस वजन को संभाल पाती उसके पहले एक जोरों की चीख उसके कानों में आई। उसे लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। जैसे जैसे उसने उस चीख को सहन किया, मगर वो कांच वाली महिला बार बार उसके कानों में बहुत शोर कर रही थी। उसे ये शोर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने अपने दोनों हाथों को झटक कर हाथ अपने कानों पर रख लिया। मगर ये क्या, उससे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गई। अब बच्चा उसके हाथ में नहीं था।
श्रेया इस गेम में हार चुकी थी। उसे उस महिला से नहीं डरना था, मगर श्रेया उस महिला से बुरी तरह डर गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। महिला के डराने का शोर बंद होते ही उसके कान में एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी और उसने महसूस किया कि वो आईने वाली महिला आईने से बाहर आ गई है। उसने लाइट चालू कर ली और डर के कारण श्रेया जोर से चीखने लगी। रोशनी होते ही वो आत्मा वहां से चली गई। उसकी चीख सुनकर घर के सब लोग उसके कमरे में आ गए। रात में भी चैन नहीं है। ए लड़की, इस तरह क्यों चिल्ला रही है, मानो कोई भूत देख लिया हो। कभी तो बच्ची से प्यार से बात कर लिया करो, देखो कैसी घबराई हुई है बेचारी। तभी मामी की निगाह उस किताब पर गई जिस किताब को पढ़कर श्रेया ने बेबी ब्लू मैजिक किया था। मामी ने वो किताब उठाकर मामा को दिखाई। ये देखो, अपनी भांजी के कारनामे, काला जादू करना सीख रही है। अपने मम्मी पापा को तो खा गई, अब हमें भी खा जाएगी। श्रेया, ये सब क्या है बेटा? इस तरह की किताब तुम्हारे पास क्या कर रही है? श्रेया के पास अपने मामा की बात का कोई जवाब नहीं था। वो खामोश थी। मामा मामी नाराज होकर उस कमरे से बाहर चले गए। अभी तक तो मामी नाराज होती थी, अब मामा भी नाराज हो गए। लगता है मेरा और बैड लक चालू होने वाला है। ऐसा कहकर श्रेया सोने चली जाती है। तभी उसके कानों में बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। वो अपने कान को बंद करके अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गई। उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर पर उसके साथ कोई है। उसके कानों में धीरे धीरे आवाज आ रही थी, श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. श्रेया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसके बगल में एक डरावनी सी औरत सो रही थी। उसे देखकर श्रेया के पसीने छूटने लगे। उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और वो बेहोश हो गई। अगली सुबह जब श्रेया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर कोई नहीं है। जब कॉलेज जाने के लिए श्रेया तैयार हुई तो कांच में उसे अपने अक्स की जगह उसी औरत का अक्स नजर आया। वो औरत फिर से बोली, श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. वह तुरंत अपने कॉलेज चली गई और लाइब्रेरियन को वो बुक सबमिट करा दी। ये बुक तुम्हारे पास क्या कर रही है? ये इस कॉलेज की नहीं है, यहाँ क्यों लेकर आई? कल मैं चुपचाप यहीं से ये बुक लेकर गई थी, मगर मुझे अब ये बुक नहीं चाहिए। ये बुक यहाँ की नहीं है, इसलिए हम नहीं ले सकते। आजकल तुम बच्चों को इस तरह की बुक पढ़ने का बहुत शौक हो गया है। श्रेया को लाइब्रेरियन के पीछे वही औरत खड़ी नजर आई। लाइब्रेरियन के मना करने के बावजूद भी श्रेया उस बुक को वहां रखकर चली गई और सीधे कॉलेज के वॉशरूम में जाकर मुंह धोने लगी। मुंह धोकर जब कांच में उसने अपना चेहरा देखा तो कांच में उसी महिला का अक्स था। श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. इस बार श्रेया खुद को बचा पाती। उसके पहले वो साया उस कांच में से बाहर आया और श्रेया का सर उसी कांच में दे दिया। श्रेया का सर फट गया, उसमें से खून बह रहा था और वो महिला उसके खून को जल्दी जल्दी पीने की कोशिश कर रही थी और बोल रही थी, श्रेया, श्रेया, I know the thing she did to you. चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा था। हम लोग यहाँ आए ही क्यों थे? युग की बातों में हमें नहीं आना था। रिलैक्स यार, अभी थोड़ी देर में रोशनी आ जाएगी। रोशनी नहीं आया तो कुछ और ही होगा। हम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। कूल डाउन, हमारे मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, अभी रोशनी हो जाएगी। मगर ये क्या, चारों में से किसी का भी मोबाइल काम नहीं कर रहा था। प्रज्ञा, योग, रैना और राज चारों बहुत अच्छे ऑफिस कलीग थे। चारों को घूमने फिरने और आउटिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। आने वाला वीकेंड 4 दिनों का है, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ कहाँ चलना है? मुंबई के पास तो लोनावला है, क्यों ना हम लोग वहीं चले? मैंने आज तक देखा भी नहीं है। क्या यार, लोनावला जाएंगे? गोवा चलते हैं ना। मेरे पास एक अलग आइडिया है। मेरे घर के पास एक अंकल रहते हैं, उनका मुंबई के बाहर एक फार्म हाउस है। हम लोग 2 दिन वहीं पर रहेंगे, काफी मजा आएगा। वाह, क्या आइडिया है यार। वहाँ हम चारों के अलावा कोई नहीं होगा, मतलब फुल ऐश। हाँ, समझ रहे हो ना मेरा मतलब? दिन रात शराब, कबाब
और ऊपर से तुम दोनों बहुत मेमोरेबल ट्रिप हो जाएगी। राज, कहीं भी बाहर जाओ तो तुम्हें शराब के अलावा कुछ भी नहीं समझ आता है। रात जाता ही इसलिए है, आनंद, परम आनंद लेने। राज की बात पर चारों जोर जोर से हंसने लगे। अगले दिन सुबह चारों उस फार्म हाउस पर पहुंच गए थे। फार्म हाउस काफी पुराना था और वहां पर कोई केयर टेकर भी नहीं था। ये हम कैसी जगह आ गए हैं? ये तो पुराना भूतिया महल लग रहा है। हाँ नहीं तो क्या, एक तो मुंबई से इतनी दूर आ गए, ना ही यहाँ पर नेटवर्क है और ना ही खाने पीने की अच्छी व्यवस्था। पूरी छुट्टियाँ बर्बाद हो गयी। कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ पर कितनी शांति है, दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, शुद्ध हवा, शुद्ध खाना। और क्या चाहिए तुम दोनों को? ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। वेट एंड रिलैक्स। हाँ, उन्होंने जैसे तैसे दिन गुजारा और रात को उन लोगों ने फार्म हाउस की पोच में फायर का इंतजाम किया। लड़कियां दोनों एक दूसरे से बात करने में मग्न थी और लड़के हाथ में बियर की बोतल लेकर अचानक एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर लड़कियों के करीब आ गए। क्यों ना हम लोग कोई गेम खेले? रात में कौन सा खेल खेलोगे? वही गेम जो रात में खेला जाता है। मौका भी है, दस्तूर भी है, तो क्यों ना आज एक नया गेम खेले। अबे कब से पहेलियां बुझा रहा है, साफ साफ बता क्या बात है। अरे आज मैं खास गेम की बात कर रहा हूँ, ओइजा बोर्ड। ओइजा बोर्ड? ये तो आत्मा का खेल होता है ना। एक बोर्ड की मदद से आत्मा को बुलाया जाता है, फिर वो आपके सवालों के जवाब देती है। मगर इस वक्त ओइजा बोर्ड कहाँ से आएगा? अरे बहुत ही सिंपल है। एक नॉर्मल से बोर्ड पर हम लोग ABCD और 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिख लेंगे और उसके बाद हम चारों मिलकर आत्मा को बुलाएंगे। वो हमारे सारे सवालों के जवाब दे देगी। क्या बकवास लगा रखी है? हम लोग इस गेम के बजाय ट्रूथ एंड डेयर भी खेल सकते हैं। अरे ट्रूथ और डेयर में सभी लोग झूठ बोलते हैं और ये गेम तो अभी बच्चे खेलते हैं। बी मैच्योर यार, कुछ बड़े वाले गेम खेलते हैं ना। प्रज्ञा और रैना के मना करने के बावजूद दोनों लड़के नहीं माने। अब तुम लोग मान ही नहीं रहे हो तो जरा बताओगे इस गेम को कैसे खेलते हैं? और यदि सच में आत्मा आ गई तो उसे वापस भेजने का तरीका पता है? क्या तुम भी इन सब बातों में यकीन करती हो? आत्मा कुछ नहीं होती यार, ये तो केवल एक फन गेम है। आत्मा आ भी जाएगी तो यहीं रह जाएगी हमारे साथ। पहले आने तो दो, फिर उसे वापस भेजने के बारे में सोचेंगे। प्रज्ञा तुम लोग डरो मत, केवल एक बोर्ड पर हम सब लोग उंगलियां और एक सिक्का रखेंगे। पूरे अंधेरे में 4 मोमबत्ती जलाकर आत्मा को बुलाएंगे और यदि आत्मा सच में आ जाएगी तो वो हमारे सवालों का जवाब देगी। साउंड्स इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट द गेम। राज ने तुरंत ओइजा बोर्ड बनाया और उसके आसपास 4 मोमबत्ती जलाई और सिक्के पर हाथ रखकर आत्मा को बुलाने लगा। हमारे आसपास कोई भी आत्मा हो तो यहाँ आओ, हमारे आसपास कोई भी आत्मा हो तो यहाँ आओ और आकर हमारे सवालों के जवाब दो। राज के पीछे पीछे तीनों यही दोहरा रहे थे। हमारे आसपास कोई भी आत्मा हो तो यहाँ आओ, हमारे आसपास कोई भी आत्मा हो तो यहाँ आओ और आकर हमारे सवालों के जवाब दो। मगर ना तो सिक्के की कोई हलचल हुई और ना ही कुछ ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा आई हो। अचानक राज गेम छोड़कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या बकवास है यार, पिछले 10 मिनट से हम आत्मा को बुला रहे हैं। आत्मा ने आना तो दूर, अपने होने का सबूत भी नहीं दिया। मैं तो कह रहा था ऐसा कुछ नहीं होता, मगर तुम्हें ही गेम खेलने का था। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम पास तो हो गया। युग के कहने पर दोनों लड़कियां भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और वे लोग अपने कमरे की ओर जाने लगे। मगर अचानक सिक्के में हरकत होने लगी। सिक्का एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा था। प्रज्ञा को शायद इस बात का एहसास हुआ और उसने पलटकर देखा तो सिक्का मूव कर रहा था। उसने तुरंत उन तीनों को ये बात बताई। देखो सिक्का हिला, मैंने अभी अभी देखा, सिक्का अपनी जगह से हिला। बाकी तीनों ने देखा तो सिक्का अपनी जगह पर ही था। तो तीनों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। आधी रात को प्रज्ञा की नींद खुली तो उसने देखा कमरे में पानी नहीं था।
उसने युग को उठाने की कोशिश की तो युग दूसरी ओर करवट लेकर सो गया। प्रज्ञा खुद उठकर पानी लेने किचन की ओर गई तो उसे महसूस हुआ कि लिविंग रूम में कुछ हलचल हो रही है। वह पानी का जग वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर लिविंग रूम की ओर आई तो उसने देखा रैना सोफे पर बैठी रो रही थी। उसे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया, क्यों रैना रूम के बाहर आकर रो रही है। वह तुरंत उसके पास गई और उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रज्ञा के हाथ रखते ही रैना ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो उसकी आंखें देखकर प्रज्ञा की चीख निकल गई। उसकी आंखों की जगह खाली थी, वहां पर गड्ढे थे और उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था। प्रज्ञा की चीख सुनकर रैना, युग और राज तीनों वहां आ गए। क्या हुआ प्रज्ञा, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? वो रैना। क्या हुआ है रैना को? वो तो अच्छी भली खड़ी है। युग के कहने पर प्रज्ञा ने जैसे ही रैना को देखा वो हैरान रह गई। रैना सही सलामत उसके सामने खड़ी थी। उसने पलटकर सोफे पर देखा तो वहां कोई नहीं था। ये कैसे हो सकता है? रैना तो अभी यहाँ थी। क्या बोल रही हो तुम? मैं और रैना तो अभी ऊपर के कमरे से आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ओइजा गेम के बारे में बात कर रहे थे ना, शायद इसलिए तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। कोई बात नहीं, अभी जाकर आराम करो, सुबह इस बारे में बात करेंगे। मेरा यकीन करो, यहाँ पर रैना ही थी। मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है और युग उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद युग सो जाता है मगर प्रज्ञा की आंखों में नींद नहीं थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पास कोई बैठा है। उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां पर एक साया जिसकी आंखें नहीं थी और शरीर बिल्कुल सफेद हो चुका था। वह प्रज्ञा के सर को सहला रहा था। प्रज्ञा डर गई। अब उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। प्रज्ञा, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं चाहिए। पूछो ना, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा। प्रज्ञा कुछ बोल पाती उसके पहले वो साया जोरों से हंसने लगा और प्रज्ञा के शरीर पर उसने कब्जा कर लिया। प्रज्ञा ने युग को उठाया। युग ने उठने के बजाय उसे बाहों में भर लिया मगर प्रज्ञा ने उसे इतना जोर से धक्का दिया कि वो कमरे के दूसरे कोने में जा गिरा। प्रज्ञा की आंखें देख युग जोर से चिल्ला उठा। आ! उसकी आवाज सुनकर रैना और राज भी वहां आ गए। युग को एक कोने में बैठा देख राज ने पूछा, क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठे हो? युग ने अपनी उंगली प्रज्ञा की तरफ दिखाई। वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान हो गए। प्रज्ञा हवा में उड़ रही थी और जोर से हंसते हुए बोली, पूछो, क्या सवाल पूछना है? तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए ही आई हूँ। कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो प्रज्ञा को। छोड़ दूं प्रज्ञा को? लो, छोड़ दिया। कहकर वो साया प्रज्ञा के शरीर से बाहर निकल गया। प्रज्ञा धड़ाम से जमीन पर गिर गई। तीनों उसे उठाने के लिए उसके पास गए तो वो साया दोबारा उसके शरीर में घुस गया। अब क्या हुआ? कहाँ गए तुम्हारे सवाल? पूछो ना, क्या पूछना था? कहते हुए उसने युग की गर्दन पकड़ ली। प्रज्ञा की पकड़ से युग को छुड़ाने के लिए रैना और राज बहुत कोशिश करने लगे मगर उनकी कोशिश नाकामयाब हो गई और युग ने तड़प तड़प कर जान दे दी। युग और प्रज्ञा की ये हालत देखकर राज और रैना दोनों वहां से डरकर भागने लगे मगर तभी प्रज्ञा ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। युग और प्रज्ञा दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगे मगर दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। माफ कर दो, हमें गलती हो गई, जाने दो। आइंदा हम लोग दूसरी दुनिया के लोगों के साथ कोई मजाक नहीं करेंगे, प्लीज जाने दो। तुम्हारी जनरेशन को तो ये सब कुछ एक मजाक लगता है, एक ऐसा मजाक जो तुम लोग अपनी झूठी खुशी और झूठी शान के लिए खेलते हो। मगर कभी सोचा है, इस तरह आत्मा को बुलाने से वो इस लोक और उस लोक के बीच में फंस जाती है, उसे मुक्ति भी नहीं मिल पाती। अब तुम चारों भी अपनी मुक्ति के लिए तड़पोगे। अचानक से उस घर से जोरदार चीख निकलती है और सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ दिन बाद जब उन लोगों की तलाश में पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस भी हैरान थी। उन चारों की लाश एकदम सफेद हो चुकी थी और दोनों आंखें गायब थी। उनकी मौत सबके लिए एक रहस्य था। उन लोगों के द्वारा बुलाया हुआ वो साया आज भी अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। कहीं आप भी तो
ओया बोर्ड खेलने के बारे में नहीं सोच रहे हैं।